नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधज क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आइडिया ऑफ भारत वाली सीरीज के अंतर्गत हमारा सेशन कंटिन्यू चल रहा था, जिसके अंतर्गत लास्ट वाले सेशन में हमने बात की थी भाषा और लिपि से संबंधित। लगभग भाषा और लिपि पर 2 सेशन दोस्तों हमारे हुए थे, जिसमें हमने सेपरेटली पहले लिपि पर चर्चा की और उसके बाद में विभिन्न प्रकार की भाषाओं पर भी पूरे विस्तार पूर्वक चर्चा की है। अगर आप सेशन बीच में से देख रहे हैं, नए स्टूडेंट है, पहली बार फॉलो कर रहे हैं, तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरी सीरीज वाइज सीरियल वाइज लेक्चर के सीरियल वाइज आप हमारे सभी लेक्चरों को देख सकते हैं, जितने भी बीए प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष को लेकर के हो रहे हैं। दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, और आज के सेशन में हम बात करेंगे आइडिया ऑफ भारत वाली सीरीज के अंतर्गत भारतीय कला एवं संस्कृति वाले टॉपिक पर। कला और संस्कृति के अर्थ एवं विशेषताओं पर विशेष रूप से हमारी आज के सेशन में चर्चा होगी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेकंड यूनिट हमारी अभी चल रही है, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा कला एवं संस्कृति ये हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है ना, सेकंड यूनिट का मेन टॉपिक है। इस पूरे यूनिट में हमें क्या चर्चा करनी है? भारतीय ज्ञान के बारे, भारतीय ज्ञान परंपरा कला और संस्कृति के बारे में पूरे विस्तार से हमें यहां पर जानने को मिलेगा। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही आप लोगों को बता दिया था जब ये सीरीज स्टार्ट की थी कि ये भारतीय जो आइडिया ऑफ भारत वाली सीरीज है दोस्तों, ये एक तरह से प्राचीन भारत ही नहीं बल्कि हमारी प्राचीन संस्कृति भी है। इसलिए प्राचीन संस्कृति के बारे में पूरे विस्तार से हमें यहां पर पढ़ने को मिलेगा। दोस्तों अभी तक हुए पिछले सेशनों के माध्यम से हमने भाषा और लिपि के सेशन को कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के भी एक टॉपिक को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे भारतीय कला एवं संस्कृति का अर्थ और उसकी विभिन्न प्रकार की विशेषताओं पर। इसी प्रकार से पूरे टॉपिक वाइज टॉपिक हमारे सभी सेशन आते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली अगला टॉपिक होगा, उसके बाद भारतीय शौर्य की नैतिक परंपरा। तो ये टॉपिक वाइज टॉपिक दोस्तों हम आपके सिलेबस को पूरी तरह से इसी प्रकार विस्तार पूर्वक ही कवर कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। दोस्तों पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, प्रश्न दिख रहा है, ये नंबर गलत डले हुए हैं। प्रश्न आपको दिख रहा है दोस्तों, कला से आप क्या समझते हैं? भारतीय कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में टॉपिक में बताया कि भारतीय कला एवं संस्कृति की विशेषताएं है ना, तो कला और संस्कृति दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। इसलिए पहले अर्थात कि आज के सेशन में हम कला से संबंधित कंसेप्ट को समझेंगे और अगले सेशन में हम जो है संस्कृति से संबंधित कंसेप्ट को भली भांति रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन का हमारा मेन प्रश्न है, क्वेश्चन है, कला से आप क्या समझते हैं? भारतीय कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर आपको आज के इस पूरे टॉपिक में मिलने वाला है ना। कहीं पर भी कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन वाली पट्टी भी मैंने अब आपके लिए लगाना प्रारंभ कर दिया है, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन आपके बीच में ना रहे और सभी सेशन हमारे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ चलते रहे। चलिए तो 1 बाय 1 करके दोस्तों हम टॉपिक वाइज टॉपिक आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कला के अर्थ और परिभाषा पर। ठीक है ना, तो कला का अर्थ क्या होता है? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द आर्ट्स। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। कला है ना, वैसे तो देखिए यार बीए कर रहे हैं आप लोग, तो आप स्वयं से अपने आप में कलाकार हो, है ना। तो कला का अर्थ क्या होता है ये हम व्यवहारिक रूप से तो बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस व्यवहारिक रूप को हमें एग्जाम में लिखना कैसे है, यहां पर एक बड़ी दुविधा हमारे अंदर उत्पन्न होती है। तो उसी दुविधा को आज हम समाप्त करने वाले हैं और ये कंटेंट मैं आपको इस प्रकार से प्रोवाइड करूंगा कि किस प्रकार से अपनी कलात्मक भावनाओं को आप एग्जाम में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, किन शब्दों के साथ व्यक्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सृष्टि के आरंभ में मानव ने अपने मनोभावों और कल्पनाओं के सौंदर्य की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया उसे ही कला का नाम दिया गया। क्या कहा है कि सृष्टि के आरंभ में ध्यान दीजिएगा, यहां पर भाषा नहीं आ रही, ये कला है ना। कला का संबंध भाषा से संबंध हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से यह भाषा पर निर्भर नहीं है। जैसा कि कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में मानव ने अपने मन के भावों को और अपनी सोची गई कल्पनाओं को या उनके सौंदर्य की अभिव्यक्ति करने के लिए जिस माध्यम का उसने प्रयोग किया उस माध्यम को ही हम कला कहते हैं। जैसे कि आपके अंदर कुछ विचार हैं,
आपके मस्तिष्क में कुछ विचार उत्पन्न हो रहे हैं और उन विचारों को आप वास्तविक रूप से लाना चाहते हैं बाहर एक कलात्मक रूप में, है ना, एक सौंदर्य रूप में, एक सुंदर रूप में, ठीक है ना। तो उन विचारों को आप सुंदर रूप में बाहर लेकर के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ वस्तुओं के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं या कुछ चित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं या कुछ कलात्मक कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, तो दोस्तों ये पहले आपके मस्तिष्क का विचार था जो आपकी भावनाओं से अब वो बाहर निकला आपकी पिक्चर के रूप में, है ना, पेंटिंग के रूप में। तो जो पेंटिंग आपने बनाई है ना, जो पेंटिंग आपने बनाई है वही आपकी कला हो जाएगी। क्लियर है। तो इसीलिए कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में मानव ने अपने भावों को प्रकट करने के लिए, अपनी कल्पना को एक सुंदर रूप देने के लिए अपनी अभिव्यक्ति का जिस माध्यम का इन्होंने सहारा लिया उस माध्यम को ही यहां पर कला कहा जा रहा है। इसके लिए उसने काव्य का सहारा लिया, संगीत, चित्र, मूर्ति या वास्तु जैसे कई माध्यमों का प्रयोग किया है। बस इतनी सी बात आपको इसके अर्थ के अंतर्गत लिखनी है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए जब कला के अर्थ की बात आप करते हैं ना, तो कला का वास्तविक और सैद्धांतिक अर्थ जो है आप इस प्रकार से 2-3 लाइनों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन आपसे प्रश्न में सटीक रूप से यही पूछा जाएगा कि कला का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, क्योंकि काफी लंबे समय से हम इसी प्रश्न, क्योंकि कला के अंतर्गत आप कला के अगर इतिहास की बात करें तो हम उसके इतिहास की बात पहले कर चुके हैं, है ना। तो वहां से आपको काफी सारा कंटेंट यहाँ के लिए मिल जाएगा। तो ये सफिशिएंट कंटेंट है अपने आप में, ये की पॉइंटों की तरह है, एकदम सटीक है, इसमें कुछ भी फालतू नहीं है ना। जब आपको इतनी तथ्य याद रहते हैं ना, तो इन तथ्यों के बाद में आप अपने मस्तिष्क से अपने स्वयं उन शब्दों का निर्माण कर सकते हैं या अपने विचारों को इनके जो है अर्थ के रूप में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहां पर, ठीक है ना। तो आपके लिए कला का अर्थ की अगर हम बात करें तो सिंपल सा कि सृष्टि के आरंभ में मानव ने अपने मन के भावों को और अपनी कल्पनाओं को एक सुंदर रूप देने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया था उसे ही हम कला के नाम से जानते हैं। और उन माध्यमों के रूप में व्यक्ति ने काव्य का सहारा लिया, संगीत का सहारा लिया, चित्र का, मूर्ति कला या वास्तुकला जैसे माध्यमों का उसने सहारा लिया, जिससे वो अपने मन के भावों को प्रकट कर पाए, अपनी कल्पनाओं को वास्तविक रूप दे पाए। क्लियर है। तो इसको लेकर के दोस्तों 2 विद्वानों की परिभाषा मैंने यहां पर पुट की है, इनके जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम में इनको भी आप आसानी से लिख पाएंगे, इजी लैंग्वेज में है। इस कारण से ये 2 विद्वानों की परिभाषा मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं यहां पर लेकर आया हूं। देखिए फागुर साहब का कहना है कि कला भाव की अभिव्यक्ति को कहते हैं। किसकी? भाव की अभिव्यक्ति को। भाव अर्थात की हमारी भावना है ना। तो कला जो है हमारे भावनाओं की जो अभिव्यक्ति होती है ना, उसको कला कहा जा रहा है, जो तीव्रता से मानव हृदय को स्पर्श करती है। क्या कहा गया है कि कला भाव की अभिव्यक्ति को कहते हैं जो तीव्रता के साथ में मानव के हृदय को स्पर्श करती है। ठीक है। इसके अलावा टॉल्स्टॉय साहब का कहना है, टॉल्स्टॉय अनुभव पर आधारित विचारों की जो अभिव्यक्ति होती है उसे कला कहा जाता है। अनुभव पर आधारित विचारों पर, है ना। यार देखिए विचार तो विचार होते हैं, जरूरी नहीं कि वो अनुभव पर आधारित होकर के ही आए, लेकिन हाँ 80% विचार ऐसे होते हैं जो हमारे अनुभव से ही आते हैं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क उसी दिशा में कार्य करता है, उसी दिशा में विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं जिसका हमें मैक्सिमम अनुभव होता है, अधिकतम अनुभव होता है ना। जिस बारे में हम कार्य कर रहे होते हैं या जिस बारे में हम सोच रहे होते हैं, तो उससे संबंधित ही विचार हमारे अंदर आते हैं। इसीलिए टॉल्स्टॉय साहब ने कहा है कि अनुभव पर आधारित विचारों की अभिव्यक्ति ही क्या कहलाती है? कला कहलाती है। क्या क्लियर हो पाया ना इतना सा बिंदु? ठीक है ना। तो ये अर्थ के अंतर। लेकिन अब हमारा मेन पार्ट अब स्टार्ट होने जा रहा है। मेन पार्ट के अंतर्गत हमें क्या देखना है दोस्तों? इसकी विशेषताओं को। क्लियर है। तो साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन आर्ट्स अर्थात कि कला की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हो सकती है, इनको हम 5 बिंदुओं के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहली विशेषता देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें निरंतरता और अविच्छिन्नता व्याप्त है। निरंतरता और अविच्छिन्नता व्याप्त है, एक की पॉइंट आपका ये हो जाएगा। दूसरा बिंदु होगा आपका धार्मिकता या फिर आध्यात्मिकता। तीसरा होगा अभिव्यक्ति की प्रधानता, है ना, अभिव्यक्ति की प्रधानता। चौथा होगा प्रतीकात्मकता। क्या? प्रतीकात्मकता। और लास्ट में 5वां होगा सार्वभौमिकता।
ठीक है ना। तो ये 5 बिंदु है जो इन कला की विशेषताओं को पूर्ण करते हैं। इन 5 बिंदुओं के माध्यम से हम कला की विशेषताओं को व्यक्त कर सकते हैं आसानी से। आइए एक एक करके थोड़ा सा इनका विस्तार भी देख ले, जिससे हमारा ये छोटा सा सेशन यही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे निरंतरता की या अविच्छिन्नता की, है ना। निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी। तो ये कला में एक निरंतरता लंबे समय से कैसे बनी हुई है, हम इसी पर बात करने वाले हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि भारतीय कला की पहली जो विशेषता है ना, वो उसकी निरंतरता या अविच्छिन्नता है। निरंतरता का मतलब तो कंटिन्यूटी हो गया, है ना। और अविच्छिन्नता का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जिस रूप में वो थी उसी रूप में आगे बढ़ती रही, है ना। वो कम नहीं हुई, वो छिल करके कम नहीं हुई, अविच्छिन्नता इसीलिए कहा गया इसको। तो कला जो है, भारतीय कला पिछले काफी लंबे समय से निरंतर रूप से अपने अस्तित्व को बनाए रखा है इसने, है ना। और सिर्फ अस्तित्व नहीं बल्कि इसने अपनी विशेषताओं को भी बनाए रखा हुआ है। और इसी कारण से कला की प्रथम विशेषता जो होती है वो उसकी निरंतरता ही होती है ना। जैसा कि देखिए कहा गया है कि 5000 वर्ष प्राचीन जो हमारी सेंदव सभ्यता थी, उस सेंदव सभ्यता की कलाकृतियों से लेकर के, क्योंकि आपने देखा होगा ना सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान कई प्रकार की मूर्तियां हमको मिली थी, है ना। तो वो क्या थी, वो भी तो कला ही थी ना। तो 5000 वर्ष पुरानी हमारी सेंदव सभ्यता, उसकी कलाकृतियों से लेकर के 12वीं शताब्दी तक की कलाकृतियों, 12वीं शताब्दी तक की, मध्यकाल तक की बात कर रहे हैं यहां पर, 12वीं शताब्दी तक की कलाकृतियों में एक कलात्मक परंपरा प्रवाहित होती दिखाई पड़ती है। क्या कहा गया है यहाँ पर कि 5000 वर्ष पहले, मतलब कि सेंदव सभ्यता से लेकर के 12वीं शताब्दी के मध्य युग काल तक की जो भी कलाकृतियां थी, उनमें एक कलात्मक परंपरा दिखाई पड़ती है, एक लंबे दौर के अंतर्गत, है ना। तो भारतीय कला के विभिन्न तत्वों जैसे कि नगर विन्यास, ठीक है ना, नगरों को किस प्रकार से बनाया गया था, है ना, उनकी क्या पद्धति थी। स्तंभ युक्त भवन निर्माण आज भी जो है हमारी सभ्यता के अंतर्गत भवनों में अर्थात मकान बनाने में कई प्रकार के स्तंभों का प्रयोग किया जाता है ना। हालांकि कई प्रकार के जो है कलात्मक रूप में ही उनका प्रयोग किया जाता है। हालांकि इसके अलावा मूर्ति निर्माण, तो ये मूर्ति निर्माण, नगर विन्यास और स्तंभ वाले भवनों का निर्माण, ये सिर्फ आज की प्रवृत्ति नहीं है, या कहें कि आज की ही ये कला नहीं है, बल्कि ये प्राचीन समय से अर्थात कि सेंदव सभ्यता से चली आ रही कला परंपरा है ना। तो जो हमें भारत की इस प्राचीनतम सभ्यता में दिखाई देता है, उसी के आधार पर कालांतर में भी वास्तु और लक्षण का विकास होता रहा है। तो कुल मिलाकर के निरंतरता के अंतर्गत हमें सिर्फ इतनी सी बात रखनी है कि भारतीय कला मात्र आधुनिक ना होकर के प्राचीन कला रही है, क्योंकि इसने निरंतरता अपने एक लंबे दौर के अंतर्गत अपने आप में निरंतरता बनाए रखी है, अविच्छिन्नता बनाए रखी है। सेंदव सभ्यता से लेकर के 12वीं शताब्दी तक की जितनी भी कलाकृतियां हुई है, उसमें कला की एक परंपरा एज इट इज समान अनुपात में प्रवाहित होती रही है। भारतीय कला के कई तत्व रहे हैं, जैसे नगरों का निर्माण करना, मतलब उसकी नगरों की पद्धति, किस पद्धति पर उसका निर्माण किया जा रहा है, भवनों स्तंभ वाले भवनों का निर्माण या मूर्ति कला, है ना, मूर्तियों का निर्माण। तो ये हमारी प्राचीन संस्कृति या प्राचीन सभ्यता रही है, और इसी सभ्यता के आधार पर आगे चलकर भी इसी प्रकार की वास्तु और लक्षणों हमें इसके वास्तु और लक्षणों में विकास दिखाई देता है, अर्थात कि आगे कालांतर में भी वर्तमान समाज ने भी कहीं ना कहीं इस पद्धति को आज भी या इस सभ्यता को आज भी अपनाया हुआ है। क्लियर है। अगला पॉइंट है आपका आध्यात्मिकता। भारतीय कला की अगर हम बात करें तो भारतीय कला का झुकाव अधिकतम अध्यात्म की ओर रहा है, अर्थात कि धर्म की ओर रहा है। भारतीय कला का भारतीय संस्कृति के साथ ही, देखिए भारतीय संस्कृति का झुकाव तो धर्म की ओर अर्थात कि अध्यात्म की ओर रहा ही है, साथ ही साथ में भारतीय कला का झुकाव भी, या कहें कि भारतीय कला का प्रधान तत्व क्या रहा है, धार्मिकता और आध्यात्मिकता रहा है। कला के सभी पक्षों में जैसे वास्तुकला, स्थापत्य कला, लक्षण, चित्रकला आदि, इन सब पर धर्म का विशेष प्रभाव देखा जा सकता है।
है ना। कला के सभी पक्षों पर, चाहे वो स्थापत्य कला हो, चाहे वो मूर्ति कला हो, चाहे वो चित्र कला हो, कोई सी भी कला हो, प्रत्येक कला पर धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है, व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम प्राचीन समय से ही देखते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ी मूर्तियों का ही जो है निर्माण हमें देखने को मिला है ना। तो हिंदू, जैन और बौद्ध आदि धर्मों से संबंधित मंदिरों, मूर्तियों तथा चित्रों का निर्माण कलाकारों के द्वारा किया गया। धार्मिक रचनाओं के साथ ही लौकिक जीवन से संबंधित मूर्ति और चित्रों का निर्माण भी हमें देखने को प्राप्त हुआ है। तो हमारे कलाकारों ने, हमारे प्राचीन कलाकारों ने सिर्फ ऐसी ही कलात्मक कृतियों को जन्म नहीं दिया जिनका संबंध सिर्फ और सिर्फ धर्म से था, बल्कि धर्म के अलावा कुछ लौकिक कृतियों को भी जो है उन्होंने रचित किया है, अर्थात लौकिक कृतियों का भी उन्होंने निर्माण किया है जो लौकिक जीवन से संबंधित थी, अर्थात कि लौकिक जीवन से संबंधित मूर्तियों का भी उन्होंने निर्माण किया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धार्मिकता व लौकिकता का एक सुंदर समन्वय, धार्मिकता और लौकिकता का एक सुंदर समन्वय भारतीय कला में देखने को मिलता है, जो विश्व की अन्य कलाओं से बहुत परे है। क्लियर है ना। तो ये दो बिंदु आपको अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों। देखिए रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है, एकदम आसान है। जहां पर संस्कृति में कुछ टर्मिनोलॉजी आती है जो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो वहां पर मैक्सिमम एक्सप्लेन करने का या कुछ एग्जांपल लेकर के एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ टर्म ऐसी होती है जो सिर्फ पढ़ के ही समझ आ जाती है ना, तो वहां पर आपको ज्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है ना। और कंटेंट को लेकर तो आपको परेशान होना ही नहीं है, क्योंकि जितना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ना, ये सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए और विशेष रूप से आपके रिविजन के लिए। क्योंकि जब आप एग्जाम के टाइम पे रिविजन लगाने बैठते हैं तो देखिए, जो मैं एक सब्जेक्ट पर जितना भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूं ना, उसका रिविजन आप 2 दिन के अंदर पूरा शुरू से लेकर एंड तक का रिविजन लगा ले जाएंगे और पूरा याद भी रहेगा, है ना। जबकि 2 दिन में पूरी पुस्तक को अच्छे से केयरफुली पढ़ना संभव नहीं है, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अभी से आप पढ़ना छोड़ दी, पढ़ना नहीं छोड़ना, लेक्चर देखते जाइए, अपनी पुस्तक से उसका रिवीजन करते जाइए। पीडीएफ आपके लिए है रिवीजन लगाने के लिए बाद में, तीसरी स्टेज पर, है ना। पहली स्टेप आपकी क्या होना चाहिए? लेक्चर देखना। लेक्चर से आप पूरा टॉपिक को समझ लीजिए, पूरी भूमिका तैयार हो जाएगी। उसके बाद में, तुरंत बाद में आप अपनी पुस्तक को उठाइए, उसमें से उसी टॉपिक को पढ़िए जिस टॉपिक का आपने लेक्चर देखा है, वो भी खत्म हो जाए। उसके बाद में आप थोड़ा बहुत ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक लेने के बाद में आप पीडीएफ डाउनलोड करके और उस पीडीएफ का रिवीजन भी लगाएंगे, जिससे आपका एक एक बिंदु पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है अभिव्यक्ति। क्या है? अभिव्यक्ति की प्रधानता। बेसिकली कला का एक जो उस कला का जो स्वरूप होता है, या कहें कि कला का जो जिसके लिए कला की जाती है, उस कला में अभिव्यक्ति, देखिए यार, कला चाहे कोई सी भी हो, किसी भी स्तर की हो, या कला का कोई सा भी तत्व हो, जिस क्षेत्र को लेकर भी कला की जा रही हो, उसका प्रथम उद्देश्य ही अभिव्यक्ति होता है। चाहे फिर वो मूर्ति कला हो, चित्र का, कोई सी भी कला को आप ले सकते हैं, है ना। इसीलिए कहा गया कि अभिव्यक्ति की प्रधानता। तो हमारी भारतीय कला में एक अभिव्यक्ति की प्रधानता दिखाई देती है, और यह भी इसकी एक बड़ी विशेषता कहलाती है। कलाकारों ने अपनी कुशलता का प्रदर्शन शरीर का यथार्थ चित्रण, मूर्तियों को जो बनाया है उसमें शरीर का यथार्थ चित्रण करने का प्रयास किया है। तो शरीर का यथार्थ चित्रण, इसके आंतरिक भावों को उभारने का प्रयास किया है इन्होंने। समझिएगा, भारतीय कला के कलाकारों ने अपनी कुशलता का प्रमाण देते हुए इस प्रकार से शरीर का यथार्थ चित्रण किया, मतलब वास्तविक चित्रण किया है, जिसमें शारीरिक नहीं बल्कि उसके आंतरिक भावों को प्रकट किया जा सके, आंतरिक जो उसके भाव है उनको बाहर उभारा जा सके, उस चित्रकला को देख करके, उस मूर्ति कला को देख करके, या विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को देख करके, है ना। तो इसका सबसे सुंदर उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसका सबसे सुंदर उदाहरण है विशुद्ध भारतीय शैली में बनी बुद्ध की मूर्तियां, ठीक है ना, बुद्ध मूर्तियां। वही गुप्तकालीन मूर्तियों में आध्यात्मिकता और भावुकता भी दिखाई देती है। गुप्त काल में जो मूर्तियों का निर्माण हुआ उनमें आध्यात्मिकता नजर आती है, भावुकता नजर आती है। भारतीय कलाकारों का आदर्श अत्यंत ऊंचा है। उन्होंने कला को इंद्रिय सुख की प्राप्ति का साधन ना मान करके परम आनंद की प्राप्ति का साधन स्वीकार किया है। इंद्रिय सुख की प्राप्ति का साधन ना मान करके,
परमानंद की प्राप्ति का साधन स्वीकार किया, मतलब उन्होंने परमानंद की प्राप्ति का साधन माना है। किसको? कला को। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट है, अगला बिंदु है प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता, तो ये प्रतीक के रूप में भी कार्य करती है कला। कैसे? देखिए, इसमें कुछ प्रतीकों के माध्यम से, कुछ संकेतों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से अत्यंत गूढ़ दार्शनिक व आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त कर दिया गया है। समझ पा रहे? कुछ प्रतीकों के माध्यम से जो गूढ़ रहस्य थे या गूढ़ दार्शनिक या आध्यात्मिक जो विचार थे, गूढ़ विचार, उनको भी व्यक्त कर दिया गया है। कैसे कर दिया गया है? एग्जाम्पल ले तो अशोक के सारनाथ सिंहशीर्ष स्तंभ है, अशोक का सारनाथ सिंहशीर्ष स्तंभ की फलक पर उत्कीर्ण चार पशुओं कौन कौन? गज, अश्व, बैल और सिंह, इनका चित्र बनाया गया है, जो कि महात्मा बुद्ध के विचारों को, उनके जन्म को, उनके गृह त्याग और सार्वभौम सत्ता के भावों को व्यक्त करते हैं। क्रम अनुसार है ना, गज, अश्व, बैल और सिंह, इनकी कृतियां बनाई गई है, चित्र बनाए गए हैं, और ये क्या व्यक्त करते हैं? महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े विभिन्न विचारों को। भारतीय कला भौतिक यश तथा वैभव के प्रति उदासीन थे। कौन? भारतीय जो कलाकार थे वो भौतिक यश में विश्वास नहीं करते थे, भौतिक वैभव में विश्वास नहीं करते थे। संभवतः इसीलिए उन्होंने कलाकृतियां तो की, लेकिन कभी भी पेंटर की तरह नीचे उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, कहीं पर भी उन्होंने अपने नाम का जिक्र नहीं किया। क्लियर है? इसी से इनके भौतिक यश के प्रति उदासीनता देखने को मिलती है। क्लियर है? नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आप लोगों के लिए सार्वभौमिकता। तो भारतीय कला की एक प्रमुख विशेषता उसकी सार्वभौमिकता या वैश्विकता का पुट भी रहा है। सार्वभौमिकता मतलब उसकी व्यापकता, है ना, वैश्विकता, पूरे विश्व स्तर की। भारतीय कला पूरे विश्व स्तर की कला रही है। कैसे? इसके तत्व देश की सीमाओं का अतिक्रमण करके, देश की सीमाओं को लांघ करके दक्षिण पूर्वी एशिया से लेकर के मध्य एशिया तक विभिन्न स्थानों में अत्यंत प्राचीन काल से फैली हुई है। तो भारतीय कला सिर्फ भारत में ही सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय सीमाओं को लांघ करके विश्व के कई कोनों कोने तक फैलने लगी। इस प्रकार से ये छोटा सा सेशन होता है आपका कंप्लीट मेरे दोस्तों। नेक्स्ट सेशन जो होगा इसी का दूसरा पार्ट होगा, जिसमें हम भारतीय संस्कृति की बात करेंगे। क्योंकि यार देखिए, कोई डिफिकल्ट नहीं था, बहुत आसान कंसेप्ट था, इसलिए मैंने भी स्वयं से मेहनत नहीं की आप लोगों को ज्यादा एक्सप्लेन करने की, है ना। तो जहां आवश्यकता हो तो मास्टर को वहां पर थकाइए आप लोग, है ना। जहां पर डिफिकल्ट लगता है ना, उसमें मैं स्वयं से मेहनत करता हूँ, मैं खुद ही मेहनत करता हूँ कि नहीं यार ये बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो मैं उसमें एक्स्ट्रा मेहनत करके और आप लोगों को और आसान से आसान तरीके समझाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन कला संस्कृति ये तो हमारी सभ्यता है यार, इसमें क्या आसान करेंगे, जो है उसको जैसी है वैसी ही अपनाइए, उसको समझिए, समझने की आपको आवश्यकता है ना। अगला सेशन होगा भारतीय संस्कृति पर, यह भी एकदम इजी कंसेप्ट है, इसमें भी कोई डिफिकल्टीज नहीं रहेगी और फॉर्मेट सेम रहेगा। पहले अर्थ की बात करेंगे, हाँ संभवतः पहले व्याख्या की बात कर लेंगे, उसके अर्थ की बात करेंगे, परिभाषा की बात करेंगे और अंततः उसकी विभिन्न 5 या 10 विशेषताओं को उठाकर ले आएंगे, 5-10 विशेषताओं पर बात कर लेंगे, ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों, जो नए स्टूडेंट हैं वो जान ले, हमारे द्वारा बीए के सभी सेशन कवर करवाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए निःशुल्क रूप से फ्री ही हमने स्पेशल व्यवस्था की है आप लोगों की स्टडी के लिए, ताकि आपकी शिक्षा में और थोड़ी दम आ जाए और अच्छे से सटीक रूप से कर पाए। स्पेशली बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं मैं। जो बीए वाले स्टूडेंट हैं उन पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है एजुकेशन सिस्टम में भी और थोड़ा सा टीचरों के माध्यम से भी। तो बीए अपना महत्व न खो, इसलिए किसी न किसी को प्रयास करना ही पड़ेगा। तो संभवतः एक छोटा सा कदम हमने इस ओर बढ़ाया है, और उसी को लेकर के दोस्तों हमने निःशुल्क रूप से आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर 2 विभिन्न प्रकार के ग्रुप तैयार किए हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमने इसलिए तैयार किया है क्योंकि बीए मैक्सिमम कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बीए की तैयारी करते हैं, है ना, बीए करना चाहते हैं, ग्रेजुएट होना चाहते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर आकर के वो सभी सेशनों को वॉच करें, वो चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो या थर्ड ईयर का हो। इसका फायदा उनके लिए ये होगा
कि बीए कंप्लीट होने के बाद में उन्हें कभी भी एनसीईआरटी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपकी भूमिका पूरी अच्छे से तैयार हो जाएगा, आपका बेस तैयार हो जाएगा, बेस अच्छा बन जाएगा। और जो जिनका उद्देश्य कुछ और है या सिर्फ बीए करने के लिए ही आए हैं, तो वो मेरे साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़िए। वहां पर 5 सेशन स्पेशली सिर्फ बीए के लिए पर डे चलते हैं। बीए फर्स्ट ईयर का अलग ग्रुप है, सेकंड ईयर का अलग है और थर्ड ईयर का अलग है। प्रत्येक ग्रुप में 5-5 क्लासेस रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको प्रोवाइड करता हूं नोट्स के साथ में। वो लाइव क्लास जो भी होती है वो लाइव क्लास एक्स्ट्रा मिलती है। तो ऐसे कुल मिलाकर के 5 से 6 या 7 लेक्चर आपको पर डे देखने को मिलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां से आप निरंतर हमारे साथ स्टडी कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों मिलेंगे अगले सेशन में। और हाँ, इन सबके अलावा अगर आप चाहते हैं तो हमें सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप जो है इंस्टाग्राम पर या फेसबुक या ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद।